तो नमस्कार भाइयों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज के नए चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, आज हम इसके बारे में इन डेप्थ में स्टडी कर रहे होंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने 7th और 8th क्लास में भी जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक होने वाला है, बहुत ही सिंपल बातें कर रहे होंगे हम हमारे आज के लेक्चर में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, पहले हम डेप्थ में जाके डिस्कस कर रहे होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करने के लिए, यहाँ पे क्लासिफाई वर्ड का मतलब है मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करने के लिए एक दूसरे से। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी नहीं है, हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की भी जरूरत पड़ रही होगी। ठीक है, ताकि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफिकेशन आसानी से कर लें। ठीक है, या इन दोनों को अलग अलग कर दें कि मेटल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है, या जो हम पहला टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट होने वाला है लस्टर के ऊपर। लस्टर का मतलब आशा करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। बेसिकली मेटल्स की शाइनी सरफेस होती है। देखो लिखा हुआ है मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर, एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो AU होता है। ठीक है, हालांकि आप लोगों को पता नहीं होगा, तो नहीं पता इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप एक नई चीज जान जाओ आज के लेक्चर से। बहुत ही सिंपल होने वाला है आज का लेक्चर, बहुत आसान होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा आपको एक नई चीज बताऊं। तो गोल्ड का जो सिंबल होता है वो AU होता है और सिल्वर का जो सिंबल होता है वो AG होता है। ठीक है, तो यही है पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की कि वो लस्टरस होते हैं। लस्टरस मतलब उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। ठीक है, मेटल्स की सरफेस शाइनी होती है। एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर का ले लिया, और मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर का सिंबल भी बता दिया। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर। ठीक है, एग्जांपल अगर इसका ले हार्डनेस का तो आयरन यानी कि Fe, कॉपर Cu। ठीक है, ये हार्डनेस के एग्जांपल हो गए। तो ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट। स्टेट में क्या है, मतलब कितनी टाइप्स की स्टेट होती हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि 5 टाइप्स की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और टाइप्स की होती हैं। कौन सी, एक तो होती है प्लाज्मा और एक कौन सी होती है, BEC, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये आप लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से इन डेप्थ में पढ़ रहे होते हो। लेकिन वो जो लास्ट की 2 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जो प्लाज्मा और BEC यानी बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट, हमें उसकी अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम सिर्फ बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो अगर मैं बात करूं मेटल्स के स्टेट की, तो मेटल्स हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं या सॉलिड इन नेचर होते हैं जनरली। यहां मैं एक बात अच्छे से लिख दूं, जनरली मेटल्स आर सॉलिड। जनरली मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक एक्सेप्शन होता है मरकरी। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से पता होगा कि मरकरी एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम बाद में इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग आप एक बार को याद रख लो कि मरकरी एक एक्सेप्शन होता है जो कि लिक्विड फॉर्म का मेटल होता है।
ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। बस एक ही एक्सेप्शन है, मरकरी। तो ये हो गई स्टेट की बात। अब अगर हम बात करते हैं मेलेबिलिटी की, चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेलेबिलिटी। ये इसकी थोड़ी स्पेलिंग दर्दनाक सी है, तो ट्राई करना याद करने की, ठीक है। मेलेबिलिटी, ठीक है, मेलेबिलिटी ऐसे करके याद रख लो तो याद हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को हम पीट पीट के पतली शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। और अगर मैं बात करूं मोस्ट मैलिएबल मेटल का, ठीक है, मोस्ट मैलिएबल मेटल्स के एग्जांपल के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है गोल्ड और गोल्ड एंड सिल्वर। इनको आप बहुत आसानी से मैलिएबल कर सकते हो, यानी गोल्ड और सिल्वर को बहुत इजीली आप पीट के प्लेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई आपकी चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी। पांचवी जो फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मतलब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन याद नहीं होगा शायद, तो मैं याद दिलवा देता हूं। डक्टिलिटी का मतलब है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स को हम पतली पतली तारों के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही मार के पीट के जैसे भी करना हो, लेकिन हम मेटल्स को लॉन्ग वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो इसके एग्जांपल हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, एजी यानी सिल्वर, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल्स हैं मेटल की डक्टिलिटी के, ठीक है। ये तीनों मेटल्स जो हैं स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा डक्टाइल होते हैं, या ये तीनों मेटल्स बहुत ज्यादा डक्टिलिटी शो कर रहे होते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देना मेटल का, ठीक है। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हो वो तो बात की बात है, वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, वो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तब भी आप इंटरेस्टेड हो तो आपके पास आजकल के ज़माने में इंटरनेट है, गूगल है, आप वहाँ से आराम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई चौथी पांचवी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की। अच्छा, अगर मैं सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें ये लिखा हुआ है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको बचपन से ही पता होगी। तो ये हो गई हमारी सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, आशा करता हूं आपको डेंसिटी का मतलब पता होगा। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो किसी सब्सटेंस का डेंसिटी कितना है, 5 kg पर मीटर क्यूब किसी सब्सटेंस की डेंसिटी है, तो इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 5 किलो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में एक्सप्लेन करूं, अगर मैं इसे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से एक बार आप लोग इसे देखना। यहां पे 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब है, सोचो। मैंने यहां पर मीटर क्यूब को, जो स्लैश के बाद लिखा हुआ है, स्लैश के बाद जो मीटर क्यूब लिखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? पर मीटर क्यूब बोलते हैं, ठीक है। 5 kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब को मैंने लिख दिया 1 मीटर क्यूब। तो हमेशा याद रखना कि जो पर मीटर क्यूब को हम 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप लोग सोचोगे भैया ऐसे तो काफी बार हम लोग बोलते हैं पर करके, तो पर के बाद अगर कुछ भी लिखा हो, पर के बाद अगर कुछ भी लिखा हुआ हो, पर के बाद अगर कुछ भी लिखा हुआ हो, तो पर को हटा के क्या हम उसके साथ 1 लिख सकते हैं? मैं कहूँगा हाँ यार लिख सकते हो। जैसा कि आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो वहां पे आप क्या बोलते हो? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। वो जो पर यूनिट है, वो जो पर यूनिट है, इस पर यूनिट को आप सीधा 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। हर बार आप पर यूनिट को 1 लिख सकते हो, इतना याद रखना। अच्छा, अब ये 1 मीटर क्यूब का बेसिकली मतलब क्या हुआ? 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर, ये देख के तो भैया हमें कुछ याद आ रहा है। ये तो मुझे कुछ है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जैसा लग रहा है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब जैसा।
क्यूबॉइड होता तो ये तीनों अलग होते, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है क्योंकि तीनों सेम है। ठीक है, साइड का क्यूब याद है आपको, ए का क्यूब पर आप जरूर पढ़ते होगे, 9th क्लास में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता था, साइड का क्यूब या ए का क्यूब, ऐसा सा कुछ होता था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये है। तो ये देख के हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं जिसकी साइड्स का लेंथ है 1 मीटर, जिसकी जो साइड्स का लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर है। देख रहे हो, ये साइड्स का लेंथ 1 मीटर है, इसका भी लेंथ 1 मीटर, इसका लेंथ 1 मीटर 1 मीटर। तो क्या ये एक ऐसा क्यूब बनाएगा, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है? मैं कहूंगा हाँ बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अच्छा, अब इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर मैं 5 किलो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को भर सकता हूं। ठीक है, मान लो ये जो डेंसिटी ली है, ये मैंने सब्सटेंस ए की डेंसिटी ली है। ठीक है, ये डेंसिटी मैंने सब्सटेंस ए की ली है। तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के क्यूब के अंदर, ठीक है, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के क्यूब के अंदर मैं 5 किलो सब्सटेंस ए फिट कर सकता हूं। मैं 5 किलो सब्सटेंस ए फिट कर सकता हूं। ये होता है असल में, ये होता है डेंसिटी का मतलब। ठीक है, आशा करता हूं आपको डेंसिटी का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया था, मैंने सोचा थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी जाए क्योंकि ये बहुत ही आसान लेक्चर है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे लेक्चर में कुछ तो अलग बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको डेंसिटी भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी। तो ये हो गई हमारी डेंसिटी का एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब ये 6th हो गई थी। 7th फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, हम डेंसिटी के बारे में ही बात कर रहे थे, तभी मैंने आपको डेंसिटी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्या था डेंसिटी वाला पॉइंट, चलो देखते हैं क्या था। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफी हाई होता है। तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर मैं 8th फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये होने वाली है सोनोरस की। सोनोरस का क्या मतलब है, आशा करता हूँ ये भी आपको पता होगा क्योंकि ये भी आप 7th 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। अगर आप भूल चुके हो तो मैं इसीलिए हूँ कि मैं आपको याद दिलवा सकूं। सोनोरस का मतलब होता है कि अगर हम मेटल को कहीं फेंक देते हैं या मैं मेटल को किसी हार्ड सब्सटेंस से बीट करता हूं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो जैसे टन, जैसे घंटी बजती है तो टन ऐसे आवाज आती है। ये जो टन की आवाज होती है ना, इस साउंड को हम सोनोरस साउंड कहते हैं। ठीक है, इस साउंड को हम सोनोरस साउंड कहते हैं और ऐसी ही आवाज मेटल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जब हम उसे किसी हार्ड सब्सटेंस से बीट करते हैं तो। ठीक है, किसको हार्ड सब्सटेंस से बीट करते हैं, मेटल को। तो ये हमारी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म होती है। और जहां तक बात रही एक्सेप्शन की, आप लोग सोचोगे भैया आप अब तो हमें एक्सेप्शंस तो बता ही नहीं रहे। मैं कहूंगा यार रुको, अभी थोड़ी देर में एक्सेप्शंस भी आएंगे, एक्सेप्शंस के बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स खत्म, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स शुरू। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसमें भी वही है यार,
जो मैंने आपको अभी बताया था। अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नॉन मेटल्स की हैं उन्हें मैं जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं उसका जस्ट अपोजिट ही होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की जो कि है लस्ट्रस। नॉन मेटल्स आर नॉन शाइनी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई क्या? लस्ट्रस की, लस्टर की। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हार्डनेस की। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी किसकी होने वाली है? थर्ड प्रॉपर्टी है स्टेट की। स्टेट कि नॉन मेटल्स जनरली कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टेट की बात करूं तो जो नॉन मेटल्स हैं वो बेसिकली तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो मेटल हो, सॉरी गलत बोल रहा हूं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो। ठीक है, तो ये स्टेट की भी बात हो गई। अच्छा, हार्डनेस। हार्डनेस के बारे में मैंने बता दिया था, हार्डनेस के बारे में शायद मैंने नहीं बताया। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करना, जनरली। अभी मैं आपको एक्सेप्शंस बताऊंगा। ठीक है, तो ये तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर चुके हैं नॉन मेटल्स की। अब चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या? मेलिएबिलिटी। एक बार फिर से मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। मेलिएबिलिटी का मतलब होता था कि मेटल्स को हम थिन शीट्स के फॉर्म में बीट कर करके उन्हें थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें हथौड़ा मार मार के या बीट कर करके हम नॉन मेटल्स को थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चौथा हो गया। अच्छा, पांचवी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। अच्छा, डक्टिलिटी का मतलब क्या था? डक्टिलिटी का मतलब था कि हम मेटल्स को थिन वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते थे, मतलब थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। और मैंने आपको उसके दो एग्जांपल्स भी दिए होंगे। ठीक है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में डक्टिलिटी का कोई सेंस नहीं है। नॉन मेटल्स को मैं थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मार मार के, बीट करके, या जैसे भी जिस भी प्रोसेस की हेल्प से, चाहे किसी भी प्रोसेस की हेल्प ले लूं, मैं नॉन मेटल्स को डक्टाइल नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये हो गई नॉन मेटल की पांचवी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये बात भी आपको बचपन से ही पता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं सेवेंथ प्रॉपर्टी की, तो सेवेंथ प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। ये वही डेंसिटी है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी थी। क्या था? 5 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब के अंदर मैं 5 किलो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को स्टोर कर सकता हूं। ये होता है हमारा डेंसिटी का मतलब। ठीक है, ये डेंसिटी का मतलब होता है। तो अगर मैं नॉन मेटल्स के केस में डेंसिटी के बारे में बात करूं तो क्या है? जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे एक चीज नोट कर लेना, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो जनरली लो होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ये सेवेंथ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी नॉन मेटल की। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड अच्छे से नोट कर लेना, मैं इस पे बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, वो है जनरली। ये वर्ड जनरली ऐसा होता है, हर बार ऐसा सत्य हो ये जरूरी नहीं है, और इस बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये होगी डेंसिटी की बात।
अच्छा, अब अगर एट्थ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं वो है सोनोरस। तो ये तो बहुत ही आसान है कि अगर मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं तो नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होंगे। मतलब जब मैं किसी हार्ड सब्सटेंस से बीट करूंगा नॉन मेटल को तो वो टन की आवाज हमें नहीं देंगे, जो कि हमें घंटी में सुनाई दे रही होती है। तो ये हो गई 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आशा करता हूँ मैं आपको कि डेंसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये लेक्चर बहुत आसान था इसलिए मैंने आपको डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको फील गुड आ जाए। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। तो क्या है एक्सेप्शंस? एक्सेप्शन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में जितनी भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, इनमें से किसी ना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में ही हमने 8 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। इन 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज में से जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और अगर मैं इन एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ूंगा, जब मैं इन पर्टिकुलर एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ूंगा तो मुझे पता लगता है कि मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के हेल्प से, ठीक है, मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की हेल्प से मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करके क्लासिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये करना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि एक्सेप्शंस आ जाते हैं ना, एक्सेप्शंस आ जाते हैं। एक्सेप्शंस आने के कारण मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकता अलग अलग। ठीक है, इस कारण मुझे मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना पड़ता है ताकि मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को अच्छे से अलग करके क्लासिफाई करूं। ठीक है, तो बस यही बात होती है। इसी कारण हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे होंगे। मतलब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे होंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है, एक्सेप्शंस के बारे में। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, बस आप लोग सुनते रहना, बहुत सिंपल एक्सेप्शंस है। ठीक है, एक बार अगर आप रीड मार लोगे या एक बार मेरा लेक्चर भी देख लोगे लाइन से तो आपको सब याद हो जाएंगे, सारे एक्सेप्शंस याद हो जाएंगे। और बाकी आपने थोड़े बहुत एक्सेप्शंस 7th-8th क्लास में भी जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और अगर आप लोग एक बात सोच के देखो ध्यान से, तो सारे मेटल्स सोनोरस होते हैं। ठीक है, याद रखना, मैं कह तो रहा हूं सारे मेटल्स, पर एक्सेप्शंस यहां भी होंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस यहां भी होंगे। और पहला एक्सेप्शन कौन सा होने वाला है? मरकरी का। क्या मरकरी सोनोरस होगा? सोचो, मरकरी को तुम किसी लोहे के, ठीक है, जो घंटा होता है ना, लोहे के घंटे से मरकरी को मार के देखो, क्या वो टन से आवाज देगा? भाई वो तो लिक्विड है, वो कहां से क्या ही आवाज दे देगा मरकरी हमें। तो मरकरी जो है वो बेसिकली नॉन सोनोरस है। ठीक है, तो मरकरी एक मेटल होते हुए लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और हमने पढ़ा क्या था कि सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और मरकरी एक मेटल होते हुए नॉन सोनोरस है। और हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ नॉन मेटल्स ही नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना, ये पहला एक्सेप्शन। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं सेकंड एक्सेप्शन की, तो दूसरा एक्सेप्शन है जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जनरली जो मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं एक्सेप्शंस की, तो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं हमारे गैलियम Ga और
सीजियम, CS, दोनों को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सीजियम की स्पेलिंग देख लो, थोड़ी अलग सी होती है, CAESIUM सीजियम, और गैलियम की ये होती है, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम एक्सेप्शंस हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर हम इन पर्टिकुलर मेटल्स को अपने पाम में भी रखते हैं ना, यानी अपनी हथेली में रख देते हैं, ये इतनी सी हीट में भी ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इतनी सी हीट में भी ये मेल्ट हो जाते हैं, ये दोनों मेटल्स, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है। तो ये हमारे दो और एक्सेप्शंस आ गए। अच्छा, अब अगर मैं तीसरे एक्सेप्शन की बात करूं, तो तीसरा एक्सेप्शन है आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, ठीक है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है बट लस्ट्रस है, ठीक है। मतलब शाइनी है, मतलब क्या है, शाइनी सरफेस होती है आयोडीन की, कुल मिला के ये कहना चाहता है। लस्ट्रस का मतलब शाइनी सरफेस, बस ये हो गया हमारे तीसरा एक्सेप्शन। अच्छा, अब चौथे एक्सेप्शन से पहले आप एक छोटी सी डेफिनेशन सुन लो। छोटी सी डेफिनेशन किसकी? एलोट्रॉप्स की, क्योंकि ये एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन? सुनो ध्यान से। और जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है मैंने डायरेक्टली उसी को उठाया है। क्या है वो? कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन एक नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ईच फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। और कार्बन की ईच फॉर्म को, यानी कार्बन के हर एक फॉर्म को हम एलोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखो, आप लोग ध्यान से इधर देखो, जैसे कार्बन जो होता है, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन का एटम है। तो कार्बन जो है हमारा मान लो 3-4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये है कार्बन की फॉर्म 1, ये है कार्बन का फॉर्म 2, ये है कार्बन की फॉर्म 3, ठीक है। कार्बन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और इन्हीं तीनी सॉरी क्या ही बोल रहा हूँ यार मैं, इन्हों तीनी, ठीक है। और इन्हीं तीनों डिफरेंट फॉर्म्स को हम कार्बन के एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों डिफरेंट फॉर्म्स को हम कार्बन का एलोट्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको कार्बन की कुछ फॉर्म्स के एग्जांपल दूं, तो पहला एग्जांपल है डायमंड, ठीक है। पहला एग्जांपल है क्या? डायमंड, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है ग्रेफाइट। और जो तीसरा एग्जांपल है वो है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, हालांकि ये शायद आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे, ये थोड़ा इसका नाम थोड़ा दर्दनाक है और खतरनाक है, तो इसको अगर आप नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा काम आपका। लेकिन मैंने आपको तब भी एक बार को बता दिया कि कार्बन की जो होती हैं वो मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं, और ये दोनों, जो ग्रेफाइट वाली फॉर्म है वो ठीक ठाक पाई जाती है, डायमंड वाली भी पाई ही जाती है, लेकिन ये वाली जो फॉर्म है कार्बन की, बकमिंस्टर फुलरीन वाली, ये थोड़ी कम अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्म्स हैं कार्बन की, और इन्हीं तीनों डिफरेंट फॉर्म्स को हम कार्बन के एलोट्रॉप्स कहते हैं। यही तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो आशा करता हूं आपको डेफिनेशन का पता लग गया होगा, ठीक है। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन का पता लग गया होगा। एक ही किसी पर्टिकुलर एटम की, जैसे मैंने अभी कार्बन एटम की बात करी, उसके 3 अलग अलग फॉर्म्स के कंपाउंड बनाता है। एक कार्बन एटम अपने 3 अलग अलग फॉर्म्स के कंपाउंड बनाता है। इन्हीं तीनों कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। इन्हीं तीनों फॉर्म्स को या कंपाउंड्स को हम कार्बन का एलोट्रॉप्स कहते हैं, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स। अच्छा, अब मैं आता हूं हमारे 4th एक्सेप्शन पे। तो हमारा 4th एक्सेप्शन क्या है? डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन
डायमंड जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। जो डायमंड है जो, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। मतलब नेचुरल सब्सटेंस, आशा करता हूँ आप समझते हो कि नेचुरल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो नेचर से डायरेक्टली हमें मिल रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा कोई कुछ भी बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करते, जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाए वो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस। तो जो डायमंड होता है जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी जानकारी में है। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि डायमंड से ज़्यादा हार्डेस्ट कोई सब्सटेंस हो, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ डायमंड की ही जानकारी है कि यही हार्डेस्ट सब्सटेंस है या हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और साथ में इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंटर एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, अच्छा, और ये बात तो आपको पता ही होगी कि डायमंड एक नॉन मेटल है, क्योंकि डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है और कार्बन तो एक नॉन मेटल ही होता है ना। ठीक है, कार्बन तो एक नॉन मेटल ही होता है ना। अच्छा, तो ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं, मतलब फिफ्थ एक्सेप्शन की बात करूं, तो फिफ्थ एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप होता है कार्बन का, ये एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देता है। ठीक है, हालांकि जब आप 11th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे, तो आप डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। तो जब आप डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि डायमंड इतना हार्ड क्यों है। ठीक है, डायमंड इतना हार्ड क्यों है, और आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। अगर मैं आपको एक बार को जस्ट याद रखने के पर्पज से बता दूं, तो ग्रेफाइट अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। ये आप एनटीएससी के पर्पज से याद रख सकते हो। मैं आपको ये एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता कि आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि जब आप 11th में जाओगे, अपना बेसिक बनाओगे, तभी आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अभी मैं इसे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत दर्दनाक स्थिति हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो आप बस याद करने के पर्पज से, एनटीएससी के पर्पज से इतना याद रख लो कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात, इतना याद रख लो आप, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो ये हमारा फिफ्थ एक्सेप्शन हो गया। अच्छा, अब अगर मैं सिक्स्थ एक्सेप्शन की बात करूं, तो एल्कली मेटल्स जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आपको एल्कली मेटल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो टेंशन मत लो, एक चैप्टर आता है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि एल्कली मेटल्स हम किन्हें कहते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग आप याद रख लो कि एल्कली जो मेटल्स हैं वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ही हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एल्कली मेटल्स सच एज lithium, sodium and potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and low melting point. इनकी लो डेंसिटी होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और साथ के साथ ये मेटल्स होने के बावजूद ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको चाकू की हेल्प से भी कट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं जनरली, और तीनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं।
सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। लेकिन यहाँ पे तो मतलब सीन ही उल्टा हो रहा है। एल्कली मेटल्स जो कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, मेटल्स होने के बावजूद भी ये इतने सॉफ्ट हैं कि इनको चाकू से हम कट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि हम यहाँ पे 6 एक्सेप्शंस डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आप और डेप्थ में जाते हो तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो इस कारण हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं मेटल और नॉन मेटल को अलग करके क्लासिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, इस कारण मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी जरूरत पड़ी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ मुझे केमिकल प्रॉपर्टी की भी जरूरत पड़ी ताकि मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करके आसानी से क्लासिफाई कर दूं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी और आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल लेक्चर था क्योंकि पहला ही लेक्चर है और बाकी बातें हम कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।